नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर तीसरा होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से भी जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो तर्क करने में ना प्रैक्टिस सेट आप लोगों का तीसरा है। तो हम लोग जानेंगे कि तर्क करना जो आप लोगों का टॉपिक फर्स्ट दिया है ना, तो उसमें ना आज आप लोगों का तीसरा वाला प्रैक्टिस सेट है। और इसमें मैं आप लोगों को बोला था ना कि सबसे पहले आप लोगों के लिए थोड़ा सरल क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, उससे थोड़ा एक क्लास आगे जाएंगे तो थोड़ा सा उससे कठिन लाऊंगा, और फिर एक कदम आगे जाएंगे तो फिर आप लोगों के लिए टफेस्ट टफेस्ट क्वेश्चन टाइप से लेकर के आऊँगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप लोग सरल से कठिन की ओर जाओगे ना, तब आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो काफ़ी बेहतर तरीके से हो पाएगा। और जीरो लेवल से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे ना, तो इसीलिए आप लोगों का ना एक जो टॉपिक है उसका अलग अलग 2 से 3 क्लास लेकर के आ रहा हूँ। सरल से कठिन की ओर हम लोग चलते हुए चलेंगे, ठीक है। और सारी चीज़ों को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हुए चलूँगा मैं। और अगर आप लोगों को आपका जो सिलेबस है उसको दिखाऊँ ना, तो सामान्य मानसिक योग्यता भाग 1 करके दिया है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट किए हैं तर्क करना, ये जो फर्स्ट में दिया है वो। और अगर आप लोग चाहे बीएड का एग्ज़ाम दिलाओ चाहे डीएलएड का एग्ज़ाम दिलाओ, दोनों का सिलेबस सेम है। केवल जो अंतर है ना, वो प्रश्न पूछने के तरीके में है। डीएलएड में थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन दिया जाता है और बीएड में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, दोनों का लेवल अलग अलग है ना, एक 12th लेवल से है और एक ग्रेजुएशन लेवल से है, तो इसी वजह से, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरुआती में ना थोड़ा सरल सरल टाइप से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग कठिन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो कल मैं आप लोगों को क्लास क्रमांक दूसरा में एक होमवर्क दिया था, प्रश्न क्रमांक 51 को, और बोला था ना कि आप लोगों को आंसर देना है इसका बोल करके। तो कई लोगों ने ना आंसर दिया था ऑप्शन नंबर बी 16 को, कई लोगों ने आंसर लिया था। और उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी 20 को ना कई लोगों ने आंसर लिया था। तो आप लोगों को बता दो, जितने भी लोगों ने ना जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 16 वाला गलत हो जाएगा। कैसे? तो आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ठीक है। कैसे ऑप्शन नंबर सी जो 20 है वो करेक्ट होगा और ऑप्शन नंबर बी 16 जो है वो गलत हो जाएगा। बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कल का क्वेश्चन का होमवर्क था ये, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 51 को पहले आप ध्यान से पढ़िए। इस आरेख में विभिन्न विषयों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। इतिहास और जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? इसमें साफ साफ बोला है, इतिहास और जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी की संख्या। मतलब इतिहास का भी अध्ययन कर रहा है वो जो बालक, और जीव विज्ञान का भी कर रहा है वो जो बालक। तो देखो, सबसे पहले इतिहास जो है उसका सर्कल कौन सा है, तो ये वाला साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा है ना, इतिहास वाला। तो इतिहास और जीव विज्ञान दोनों का जो विद्यार्थी है वो कौन अध्ययन कर रहा है, तो ये वाला इतिहास का हो गया। जीव विज्ञान का सर्कल को देखो, ये वाला जो सर्कल है वो जीव विज्ञान दोनों का कंबाइंड रूप से। तो एक चीज़ आप लोगों का दिख रहा होगा, ये जो 16 वाला जो संख्या है वो क्या होगा, इतिहास और जीव विज्ञान दोनों का संख्या को क्या कर रहा है, मतलब दोनों का जो विषय है उसको पढ़ रहा है। उसके अलावा आप लोगों का ध्यान ये 4 में नहीं गया है जी, देखो हटा दे रहा हूँ सारी चीज़ों को, ध्यान से देखना। आप लोग गौर करो, इतिहास और जीव विज्ञान दोनों के दोनों का अध्ययन कौन कर रहा है, तो एक जो संख्या है वो 16 जो है वो दोनों का अध्ययन कर रहा है। दूसरा जो है ये वाला जो 4 दिख रहा है ना, वो भी क्या कर रहा है, इतिहास और जीव विज्ञान दोनों का अध्ययन कर रहा है। तो 16 + 4 कितना होगा जी, तो 16 + 4 जो है वो 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही ना करेक्ट हो जाएगा। देखो ना जी, जीव विज्ञान का सर्कल किस में जा रहा है, ये वाला जीव विज्ञान का सर्कल जा रहा है। जीव विज्ञान के सर्कल में कौन आ रहा है, 16 जो है वो जीव विज्ञान का भी अध्ययन कर रहा है, 16 वाला संख्या, और इतिहास का भी अध्ययन कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से ये वाला 4 को देखो ना जी, ये वाला जो 4 है वो इतिहास के सर्कल के अंदर आ रहा है ना, और जीव विज्ञान के सर्कल के भी अंदर आ रहा है। तो ये 4 जो संख्या है ना वो इतिहास को भी अध्ययन कर रहा है, जीव विज्ञान को भी अध्ययन कर रहा है। दोनों के दोनों को देखो, फिर से हटा दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ये सर्कल के अंदर आ जा रहा है ना जी, हैं। और बाकी जो ये वाला 6 संख्या है वो इतिहास का अध्ययन नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। उसके अलावा ये 8 वाला जो संख्या है वो भी क्या कर रहा है, इतिहास का अध्ययन नहीं कर रहा है। इतिहास के अंदर आ रहा है क्या, देखो ना, नहीं आ रहा है ना, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो 16 सिर्फ आ रहा है, देखो दोनों के अंतर्गत, इतिहास में भी जीव विज्ञान में भी, तो इसको लेंगे। 4 भी आ रहा है, इतिहास में भी जीव विज्ञान में भी, तो इसको लेंगे। बाकी सोचोगे कि ये 10 जो है वो इतिहास के अंदर आ रहा है लेकिन जीव विज्ञान के अंदर आ रहा है क्या, इसके सर्कल के नहीं आ रहा है। 9 को देखो, जीव विज्ञान में आ रहा है लेकिन इतिहास में नहीं आ रहा है, तो फिर भी इसे नहीं लेंगे। दोनों के अंदर आना चाहिए ना जी, क्योंकि इतिहास और जीव विज्ञान दोनों को बोला है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
समझ में आया आप लोगों को प्रश्न क्रमांक क्या हुआ? प्रश्न क्या बोला है ध्यानपूर्वक पढ़ा कीजिए, उसके बाद ही आप लोगों को आंसर लेना है, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को ना एक्चुअल में जो ना क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है आप लोगों का, लेकिन आप लोगों को ट्राई करना है कि मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है। बीच में रोक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करो आप लोग खुद से। मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लो, प्रैक्टिस करो, क्या आंसर आता है ये खुद से सोचो, उसके बाद मैं तो बताऊंगा जी आप लोगों को। फिर आप लोग क्या करना, उसको समझना और सुधार करना। जितना ज़्यादा अभी आप लोग ना रीजनिंग के क्लास में प्रैक्टिस करोगे बेहतरीन तैयारी होगा, और इसमें आप लोगों को 25 से 28 नंबर कम से कम आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, इस बार आप लोगों को डीएड कोर्स या बीएड कोर्स में एडमिशन लेना है, तो मेहनत करना पड़ेगा। अपने आप में ये मान के चलो, ठान लो या गांठ बांध लो, लेकिन करना ही पड़ेगा मेहनत आप लोगों को, ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। प्रश्न क्रमांक 75 को आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्रमांक पे आप लोगों को नहीं जाना है, क्वेश्चन क्या पूछा है इस पे जाना है। और क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस करना, ठीक है। और कैसे जोड़ना है व्हाट्सएप ग्रुप में ये आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। कम से कम 2-4 प्रश्न जो है ना वो प्रैक्टिस कर लीजिए आप पहले, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 75 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज शिक्षकों, वृत्त विद्यार्थियों तथा आयत कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी है और कलाकार भी? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 2। तो क्या इसका आंसर होगा आप बताइए। फिर प्रश्न को भी आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। पहले केवल मैं प्रश्न को पढ़ूंगा, इससे क्या है, आप जब एग्जाम में बैठोगे तो खुद पहले प्रश्न को सिर्फ पढ़ोगे, उसके बाद समझोगे ना, तो आंसर दूंगा उस समय मैं आप लोगों को प्रश्नों को भी समझाऊंगा कि ये क्या बोला है। पहले खुद से समझिए, मैं केवल प्रश्नों को पढ़ूंगा और आप लोगों से आंसर पूछूंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि प्रश्न क्या बोले और आंसर क्यों होगा, इन दोनों को बताऊंगा। लेकिन पहले खुद से बनाने की ट्राई करो, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 5 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 75 को ध्यान से पढ़िए। त्रिभुज शिक्षकों को, वृत्त विद्यार्थियों को और आयात कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी है और कलाकार भी है? तो आप लोगों को सबसे पहले ऐसे प्रश्न पढ़ते हो तो आपको क्या करना है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। त्रिभुज क्या कर रहा है, शिक्षकों को दर्शाता है। तो ये जो त्रिभुज है वो किसको दर्शा रहा है, तो शिक्षक को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को साइड में ऐसे लिखना है अपने समझने के लिए, शिक्षक है। वृत्त जो है वो किसको दर्शा रहा है, विद्यार्थियों को दर्शा रहा है। तो ये जो वृत्त है वो किसको दर्शा रहा है, विद्यार्थियों को दर्शा रहा है। तो ये लिख दिए हम लोग विद्यार्थी, हमारी समझ के लिए। उसके अलावा आयात कलाकारों को, तो ये जो आयात है वो किसको दर्शा रहा है, तो कलाकारों को दर्शा रहा है। ये हम लोगों ने समझने के लिए एक एक वर्ड लिख दिया। अब एक्चुअल प्रश्न क्या बोला है, कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी है और कलाकार भी है? उन शिक्षकों को मतलब शिक्षक को भी पूछा है और विद्यार्थी को भी पूछा है और कलाकार को भी पूछा है, तीनों को पूछा है। तो तीनों कौन है, तो ये जो 5 बीच में आप लोगों को नजर आ रहा है वही ना हो जाएगा तीनों के तीनों जी। अक्सर आप लोग नॉर्मल अगर दृष्टि से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि केवल ना विद्यार्थी को पूछा है और कलाकार को पूछा है, इसीलिए केवल 2 को ढूंढोगे और आप लोग आंसर ले लोगे, लेकिन 2 को नहीं लेना है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि इसमें देखो उन शिक्षकों को बोला है जी, शिक्षक भी बोला है। कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी है और कलाकार भी है? तो शिक्षक को भी पूछा है, कलाकार को भी पूछा है और विद्यार्थी को भी पूछा है। तो ये 5 हो जाएगा। कैसे? तो देखो ये जो सर्कल है वो विद्यार्थी को दर्शा रहा है, तो विद्यार्थी के अंतर्गत ये 5 आया। दूसरा देखो ये जो का है मतलब कलाकार है, ये जो आयात दिया है वो, तो आयात के अंदर ये 5 आ रहे हैं, ये भी देखो। उसके बाद ये जो शिक्षक है जो त्रिभुज को दर्शाता है, त्रिभुज के अंदर भी 5 आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, सी जो है वो 5, वो कलाकार जो है ना, तीनों के तीनों जो है वो करेक्ट हो रहे हैं ना। इसमें 5 वाला संख्या तीनों है ना जी, विद्यार्थी भी है, शिक्षक भी है, कलाकार भी है, तो 5 केवल आ रहे हैं। और नॉर्मल दृष्टि से अगर आप लोग पढ़ते ना तो केवल विद्यार्थी को देखते और कलाकार को देखते, तो विद्यार्थी और कलाकार कौन है बोल करके 2 ही को आप लोग ले लेते, तो ये तो गलत हो जाता ना। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को? तो इसीलिए तीनों को पूछा है, तो 5 जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, भले
टाइम लगे चलेगा, लेकिन क्या है ना समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल वही प्रश्न उठा करके देगा। आप लोगों को पैटर्न सेम फॉलो देगा, लेकिन ना सिचुएशन बदल देगा, नाम बदल देगा, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। आप लोगों का जो आंसर लेने का तरीका है, जो प्रश्न पूछने का तरीका है, दोनों के दोनों। तो इसीलिए भले ही आप लोग क्या करो लेट लगे चलेगा, लेकिन ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलना है। आप लोगों को समझ में आए ऐसे पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि छोटे से छोटे, अगर आप लोग ना पहली बार भी मेरे क्लास में आओ और पढ़ रहे हो तो भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और जो लोग ना स्टैंडर्ड है उनको भी समझ में आना चाहिए। तो दोनों लेवल को साथ में लेते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 76 को ध्यान से पढ़िए। दिए गए चित्रों में एक दूसरे को काटती हुई 3 वृत्त दर्शाई गई है जो कुछ लोगों के वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें क्रम संख्या 1 से 7 द्वारा विभिन्न वर्ग प्रदर्शित है। तदनुसार नीचे दिए गए वक्तव्य पढ़कर बताइए कि वह किस संख्या द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र में सही बैठता है। तो देखो 3 अलग अलग आप लोगों को क्या दिया है, डाटा दिया है, भारतीय दिया है, नाटककार दिया है और कृषक दिया है। इसको मेन स्टेटमेंट को आप लोगों को पढ़ना है, उसके बाद फिर आप लोगों को आंसर लेना है। क्या बोला है प्रश्न, और वे भारतीय जो नाटककार भी हैं और कृषक भी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। अब बताओ क्या इसका आंसर होगा। भूलना नहीं है आप लोगों को, या भ्रमित नहीं होना है, ध्यान से पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। चाहो तो बीच में रोक लो, लेकिन ट्राई करो खुद से आंसर लेने के लिए, क्योंकि एग्जाम सेंटर में कोई आपका मदद करने वाला आने वाला नहीं है। जो आप आंसर लोगे उसी के बेस पर क्वालिफाई कहलाओगे या नहीं कहलाओगे, उसी के बेस पर नंबर मिलेगा और नंबर के बेस पर कॉलेज अलॉट होगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 3 जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो प्रश्न क्रमांक 76 को आप लोगों को सरल तरीके से बता देता हूँ। इसमें 3 अलग अलग वृत्त दिया है और 1 से लेकर के 7 तक की जो क्रम दिया है, संख्या दिया है, और इसमें बोला है कि ये जो स्टेटमेंट बोला है ना उसके अनुसार आंसर लीजिए, ये बोला है। और स्टेटमेंट में क्या बोला है, वे भारतीय जो नाटककार भी हैं और कृषक भी। तो भारतीय को भी इन्वॉल्व किया है ना, देखो यहाँ वे भारतीय जो क्या है नाटककार है, मतलब ये भी नाटककार को पूछा है, और क्या है कृषक है, मतलब तीनों को पूछा है ना। ध्यान से पढ़ो, वे भारतीय जो नाटककार भी हैं और कृषक भी। तो भारतीय को भी पूछा है, देखो इसमें भारतीय लिखा हुआ एक सर्कल दिया है, दूसरा सर्कल नाटककार को दिया है तो दूसरा भी पूछा है, और तीसरा सर्कल कृषक को बोला है तो कृषक भी इसमें लिखा हुआ है। तो तीनों के तीनों कौन है ये पूछा है। तो ध्यान से देखो, ये बीच वाला जो 3 है वो, ये जो 3 है वो कृषक वाले जो सर्कल है उसमें ये अंदर भी आ रहा है, नाटककार वाले जो सर्कल है उसके अंतर्गत भी आ रहा है, और उसके अलावा भारतीय जो सर्कल है उसके अंतर्गत भी आ रहा है। तो तीनों को पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही ना करेक्ट हो जाएगा। हटा दे रहा हूँ सारे टेक्स्ट को, ध्यान से देखो। ये जो 3 वाला जो सर्कल है वो तीनों के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं बताओ। बाकी सर्कल को देखोगे तो सिंगल सिंगल में आ रहा है, कोई डबल में आ रहा है, तीनों में केवल है केवल 3 आ रहा है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 76 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमेशा तीनों को नहीं पूछेगा, ठीक है। टेक्स्ट के हिसाब से आप लोगों को लेना है, जो डाटा दिया है स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। अब समझ में आया ना आप लोगों को, नहीं आया तो दोबारा रिप्ले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 77 को आप ध्यान से पढ़िए। ये अलग अलग पहले जो चित्र दिया है ना इसको ध्यान से देखना है आप लोगों को, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। त्रिभुज प्रथम आयु वर्ग अर्थात 40-50 वर्ष के लोगों का घोतक है। वर्ग द्वितीय आयु वर्ग अर्थात 60-70 वर्षों के लोगों का घोतक है। और चतुर्भुज तृतीय आयु वर्ग अर्थात 30 से 40 वर्ष के लोगों का घोतक है। तदनुसार वह खंड कौन सा है जो उक्त सभी लोगों का घोतक है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 6 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले अगर आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें बोला है कि त्रिभुज जो है वो किसको दर्शा रहा है, वो 40 से 45 वर्ष के लोग हैं उसको बता रहा है। तो त्रिभुज में आप लोग देखोगे ये जो त्रिभुज है उसमें क्या आ रहा है, तो त्रिभुज के अंतर्गत ये जो 6 है वो आ रहा है कि नहीं, आप लोग ये बताओ।
उसके अलावा दूसरा में क्या बोला है, वर्ग। तो वर्ग में किसको दर्शा रहा है, 60 से 70 वर्ष के लोगों को दर्शा रहा है। तो वर्ग को अगर आप लोग देखोगे, ये जो वर्ग है वो उसमें क्या आ रहा है, तो ये जो 6 है वो भी आ रहा है इसके अंतर्गत। उसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट जो बोला है वो चतुर्भुज बोला है। तो चतुर्भुज मान के चलो, इसे मान लेते हैं। तो चतुर्भुज के अंतर्गत कौन आ रहा है, ये जो 6 है वो आ जा रहा है। और किसको दर्शा रहा है, 30 से 40 वर्ष के लोगों को दर्शा रहा है। तो एकमात्र ये जो संख्या जो 6 है वो तीनों को दर्शा रहा है ना। त्रिभुज को भी दर्शा रहा है जो 40 से 45 वर्ष के लोग हैं। उसके अलावा वर्ग को भी दर्शा रहा है जो 60 से 70 वर्ष के लोग हैं। और उसके अलावा चतुर्भुज को भी दर्शा रहा है जो 30 से 40 वर्ष के लोग हैं। हटा दे रहा हूँ सारे टेक्स्ट को, देखो अब आप लोग, ये केवल जो 6 है वो तीनों के अंतर्गत आ रहे हैं ना। और प्रश्न में भी क्या बोला है, तदनुसार वह खंड जो उक्त सभी लोगों का घोतक है। मतलब तीनों के तीनों जो दर्शा रहे, तीनों के तीनों को बता रहे सभी आयु वर्ग के। तो ऑप्शन नंबर डी ही ना करेक्ट हो जाएगा जी, 6 जो है वो ध्यान से देखो आ रहा है ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमेशा आप लोग एक बात याद रखिए, अगर आप लोग रीजनिंग को पढ़ रहे हो तो रीजनिंग में भले ही आप लोगों को टाइम लगे चलेगा, लेकिन आप लोग समझने पर जोर देना है, रटना कभी नहीं है। सेम टू सेम प्रश्न, सेम टू सेम संख्या वाला प्रश्न मिलना मुश्किल है, नहीं आएगा। एटलीस्ट अगर कोई भी बुक से प्रश्नों को उठाएगा ना तो संख्या को बदल दिया जाता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको तरीके पर जोर देना है, रटने पर जोर नहीं देना है, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 78 को ध्यान से पढ़िए। यह जानने के लिए 60 व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार किया गया था कि क्या वे टेनिस, शतरंज या कैरम खेलते हैं। प्राप्त आंकड़े को एक सचित्र आरेख में प्रस्तुत किया गया है जो कि नीचे दिया गया है। आरेख का अध्ययन करें और बताएं कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलते। तो अलग अलग देखो, शतरंज, कैरम और टेनिस करके दिया है। उसके अलावा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या आंसर होगा आपको बताना है। और इसमें साफ साफ प्रश्न बोला गया है कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलते बोला है। तो आपको बताना है, बताइए। अब आप लोगों के पास 5 से 7 सेकंड का टाइम है। ज़्यादा टाइम चाहिए तो बीच में रोक लीजिए, लेकिन कॉपी पेन लेकर के बैठिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 78 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 3 जो है वो कैसे, तो ये जो प्रश्न क्रमांक 78 है ना बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाया है। कैसे, तो ध्यानपूर्वक अगर कि समझोगे ना तभी कोई कोई जो लोग होंगे ना वही इसका आंसर दे पाया होगा। कैसे, तो प्रश्न क्रमांक 78 को पहले आप ध्यान से पढ़िए, फिर आप लोगों को सारा चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले इसमें बोला गया कि 60 व्यक्तियों को लिया गया और लेकर के ना उसका इंटरव्यू लिया गया और इसमें पूछा गया कि कितने लोग क्या करते हैं, टेनिस खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं या कैरम खेलते हैं। ये क्या किया गया, उनको इंटरव्यू लिया गया। उसके बाद प्राप्त आंकड़े पर ना एक चित्र बना दिया गया और उसके बाद इसमें साफ साफ प्रश्न पूछा है इस चित्र के माध्यम से, कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलता, ना ही शतरंज खेलता है, ना ही कैरम खेलता है और ना ही टेनिस खेलता है, कुछ भी नहीं खेलता बोला है। तो इसमें ऐसा कोई संख्या आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, सोच में पड़ गए होंगे आप लोग, है ना। कैसे आंसर निकालते, सबसे पहले एक डाटा आप लोगों का ये वाला हो गया जो 60 व्यक्तियों का क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं। आप लोगों को क्या बोला है, साफ साफ 60 व्यक्ति दे दिया है ना। तो आपको क्या करना था, आप लोगों को ये करना था कि टोटल इसमें जो संख्या दिया है ना इन टोटल को जोड़ते, क्योंकि टोटल ये जो अलग अलग संख्या दिया है सारे के सारी संख्या अंदर में है किसी न किसी सर्कल के, है ना। तो कोई ना कोई खेल खेल ही रहा है। जब जोड़ते और जोड़ने के बाद जितना इसमें डाटा आता उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच जाता, कम होता ना, तो वो उसका संख्या होता। कैसे, तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को बताता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग बताओ, ये 9 और 8, 9 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 9 और 8 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा। और 17 में अगर कहीं आप लोग 10 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 17 10 आप लोगों को कितना होगा, 27 हो जाएगा। कितना, तो 17 10 आप लोगों को कितना होगा, 27 हो जाएगा। अब आप लोग बताओ 27 के बाद ये 7 को जोड़ोगे तो कितना होगा, तो 27 + 7 अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब फिर से बताओ 34 और 11 को जोड़ोगे तो कितना होगा, तो 34 + 11 45 हो जाएगा। अब 45 और 12 को फिर से जोड़ो आप लोग, कितना होगा जी, 45 और 12 को जोड़ोगे तो टोटल जो संख्या आएगा वो 57 आ जाएगा। अब 57 आ गया, बचा कितना, 3 बच गया। सारी संख्या को जोड़ो ना जी, इसमें जितना भी डाटा दिया है वो
टोटल जो संख्या आएगा वो 57 आएगा। अब 3 इसमें जो बच गया वो क्या होगा, करेक्ट इसका आंसर होगा। क्योंकि ध्यान से देखोगे अगर आप लोग, जितना इसमें संख्या दिया है सारे के सारे संख्या क्या है, कोई ना कोई खेल खेल रहा है। क्योंकि बोला है ना कि ये सर्कल शतरंज को दर्शाता है, ये जो सर्कल वाला गोल वाला दिया है वो कैमरे को दर्शाता है, उसके अलावा ये जो बॉक्स वाला जो दिया है वो क्या दर्शा रहा है, टेनिस को दर्शा रहा है। तो कोई ना कोई खेल खेल रहा है ना। इसमें बोला है कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलता बोला है। तो सारी संख्या को आप लोगों को जोड़ना था, जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा, 57 आएगा। और 57 में कितना जोड़ोगे तो 60 आएगा, तो 3 जोड़ोगे तो 60 आएगा। तो ये जो अतिरिक्त 3 व्यक्ति है वो क्या होगा, कोई भी खेल नहीं खेलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को प्रश्न पूछने का नया पैटर्न। तो ऐसे ही आप लोगों को सोचना है, ठीक है, समझना है और सॉल्व करना है। ये नहीं करना है कि यार कोई भी संख्या को ले लूँ बाहर में जो दिया है, ऐसे नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। कैसा फॉलो किया गया ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को क्या करूँगा, इसका पीडीएफ को ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। दोबारा आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बना करके देखिए, सोचिए। और कैसे आप लोग ग्रुप में जुड़ोगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग पहले जाइए इंस्टाग्राम पर, वहाँ सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके, मेरा प्रोफाइल मिलेगा और मेरे प्रोफाइल में कमेंट कर सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना बोल करके। तो आपका व्हाट्सएप नंबर लेके मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके अलावा आपकी स्क्रीन पर एक रेंडमली व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वो भी मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है। उसमें डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए बोल करके। तो वहाँ से आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने का जो रहेगा ना, वो आप लोगों को ना नॉमिनल आप लोगों को चार्ज जो है वो पे करने होंगे। कितना पे करना होगा, मात्र वन टाइम एक बार आप लोगों को 149 आप लोगों को एक सिंगल बार पे करना होगा। उसके बाद जितना भी पांचों सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, रीजनिंग का हो, उसके अलावा सामान्य ज्ञान का हो, या उसके अलावा अलग जो भी विषय हो ना, सारे जो विषय वो पढ़ाऊंगा ना, शिक्षण अभिरुचि का, तो वो भी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, टोटल पांचों सब्जेक्ट का पीडीएफ। और उसके अलावा मैं भी जो नोट्स बनाऊंगा ना, उसे भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो इसके लिए वन टाइम आप लोगों को पे करने होंगे। और ये पे करने वाला सिस्टम इसीलिए लाऊं क्योंकि मेरे को बेवजह का ट्रैफिक नहीं चाहिए। जिसको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, जिसको अच्छे से गाइडलाइन चाहिए, जिसको लगता है ना कि सारा पीडीएफ की आवश्यकता है, जिसको लगता है कि अतिरिक्त मेरे को गाइडलाइन की आवश्यकता है, तो उसके लिए ये सारा चीज़ है। और मैं बेवजह का भीड़ नहीं चाहता हूँ। कम लोग पढ़ेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना जितना भी लोग पढ़े उन लोग अच्छे नंबर लाए और उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ये मैं चाहता हूँ उन लोगों को, ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग इतना तो कर ही सकते हो अपने खुद के पढ़ाई के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ये भी सुविधा दे दूंगा, डायरेक्ट आप लोग कॉल भी कर सकते हो, कॉल करने की भी सुविधा दे दूंगा अगर कोई भी डाउट रहे, कोई भी परेशानी हो आप लोगों को तो, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 79 को आप ध्यान से पढ़िए। नीचे दी गई आकृति में बी क्या प्रदर्शित करता है। तो आपको बताना है कि बी क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए, वे छात्र जो गायक है। ऑप्शन बी, वे छात्र जो नर्तक है। ऑप्शन सी, वे छात्र जो गायक तथा नर्तक दोनों हैं। या ऑप्शन डी, वे छात्र जो नर्तक नहीं हैं। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वे छात्र जो नर्तक है करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो प्रश्न में बोला है ये जो बी है ना वो क्या प्रदर्शित करता है, ये बोला है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इस बी को, तो ये जो बी है वो किसको दर्शा रहा है, पहले देखो ये जो वर्ग दिया है उसको। तो ये जो वर्ग है वो छात्र को दर्शा रहा है, पहला क्या दर्शा रहा है, छात्र को दर्शा रहा है। दूसरा देखो ये जो त्रिभुज के अंतर्गत भी आ रहा है ना, ये वाला बी वाला, तो ये किसको दर्शा रहा है, तो नर्तक को भी दर्शा रहा है। तो छात्र और नर्तक दोनों को दर्शा रहा है। देखो, वे छात्र जो नर्तक है, मतलब ये छात्र को भी दर्शाया ना जी एक में, और दूसरा में किसको दर्शाया, नर्तक में। तो ऑप्शन नंबर बी ही ना करेक्ट हो जाएगा, बी को पूछा है तो, है ना। और ये सर्कल बिल्कुल इससे अलग है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं फिर से अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 80 को ध्यान से पढ़िए। दिए गए आरेख में वृत्त मजबूत आदमियों को दर्शाता है, वर्ग छोटे आदमियों को दर्शाता है और त्रिभुज सैनिक अधिकारियों को दर्शाता है। कौन सा क्षेत्र सैनिक और अधिकारी को दर्शाता है जो छोटा है लेकिन मजबूत नहीं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1 या ऑप्शन डी 2। तो क्या इसका आंसर होगा।
तो प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 80 को ध्यान से पढ़िए। दिए गए आरेख में वृत्त मजबूत आदमी को दर्शाता है। तो ये जो वृत्त है वो किसको दर्शा रहा है? मजबूत आदमी को दर्शा रहा है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा क्या बोला है? वर्ग छोटे आदमी को दर्शाता है। तो वर्ग जो है ना, ये वाला जो वर्ग है वो किसको दर्शा रहा है? तो छोटे आदमी को दर्शा रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट में क्या बोला है? और त्रिभुज सैनिक अधिकारी को दर्शाता है। तो ये जो त्रिभुज है वो किसको दर्शा रहा है? तो वो सैनिक जो अधिकारी है ना, तो उसको दर्शाता है। तो सैनिक और अधिकारी लिख देते हैं। उसके बाद प्रश्न क्या पूछा है? कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी को दर्शाता है जो छोटे हैं लेकिन मजबूत नहीं? तो मजबूत को हम लोगों को क्या करना है? नहीं लेना है। और जो लेना है उसको क्या लेना है? सैनिक अधिकारी को लेना है। और किसको लेना है? छोटे को लेना है। क्या? तो सैनिक अधिकारी को लेना है और छोटे को लेना है। तो देखो ये जो वर्ग है वो किस में आ रहा है? छोटे में आ रहा है। दूसरा को देखो, ये जो सर्कल है वो किस में आ रहा है? तो मजबूत आदमी में आ रहा है। तो ये जो दो वाला जो संख्या आप लोगों को दिख रहा है वही ना करेक्ट हो जाएगा जी। ध्यान से देखो, ये जो त्रिभुज है वो किसको दर्शा रहा है? सैनिक अधिकारी को दर्शा रहा है। तो ये जो दो है वो सैनिक अधिकारी में भी आ जाएगा, है ना? क्योंकि पूछा है ना जी, देखो ना जी, सैनिक अधिकारी को दर्शाता है क्योंकि पूछा है ना जो छोटे हैं। उसके अलावा छोटे कौन सा आ जाएगा? तो ये जो वर्ग है वो किस में आ रहा है? तो वर्ग जो छोटे को दर्शा रहा है। और ये जो दो है इसके अंतर्गत आ जा रहा है। और मजबूत नहीं है बोला है ना, तो मजबूत को हम लोगों को क्या करना है? नहीं लेना है। क्या करना है? नहीं लेना है। तो ये जो वृत्त है वो मजबूत आदमी को दर्शा रहा है, तो इसको हम लोगों को नहीं लेना है। तो देखो ये सर्कल के अंदर जितने भी संख्या आएगा उसको हम लोगों को क्या करना है? नहीं लेना है, काटना है। केवल है केवल जो दो संख्या है ना वो त्रिभुज में आ जाएगा, जो सैनिक अधिकारी है। उसके अलावा वर्ग में आ जाएगा जो छोटे हैं। तो ये दो वाला करेक्ट हो जाएगा ना। हटा दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। और यहाँ से पढ़ करके देखोगे तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा जो स्टेटमेंट दिया है ना उसको ध्यान से पढ़ना है और एनालिसिस करना है आप लोगों को। यूं ही एकदम हड़बड़ी में आंसर नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है? तो प्रैक्टिस करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। चलिए प्रश्न क्रमांक 81 को अब ध्यान से पढ़िए। आरेख में 1000 व्यक्ति की उनकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण को दर्शाया गया है। कितने लोग सभी भाषाएं जानते हैं? ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 78 या ऑप्शन डी 175। तो प्रश्न क्रमांक 81 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 175 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 81 को पढ़ोगे तो इसमें बोला है कि 1000 व्यक्तियों को ना सर्वे किया गया है। इसमें ना अंग्रेजी, हिंदी और मराठी अलग अलग ना जो भाषा है उसके संबंध में सर्वे किया गया है और सर्वे को ना दर्शाया है इस डाटा में, इस चित्र में। और प्रश्न एक्चुअल में क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि कितने लोग सभी भाषाएं जानते हैं, मतलब मराठी भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं। तो कौन जानता है? तो 175 ये ना करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मराठी कौन जानता है? ये देखो मराठी के अंतर्गत ये 175 आ रहा है जो मराठी जानता है। अंग्रेजी में भी कौन आता है? तो 175 है वो भी आ जा रहा है क्योंकि ये अंग्रेजी भी जानता है। और उसके अलावा हिंदी कौन जानता है? तो ये जो 175 लोग जो है ना वो हिंदी के अंतर्गत भी आ रहा है। सबको हटा दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। 175 को मराठी भी में आ रहा है, अंग्रेजी भी में आ रहा है और हिंदी में भी आ रहा है। तो कौन आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी 175 करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें बोला है कितने लोग सभी भाषाएं जानते हैं, तीनों, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी। तो 175 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार से अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 82 को अब ध्यान से पढ़िए। सेम प्रश्न पूछा गया है इसमें भी, लेकिन ना जो पूछने का तरीका है उसको बदल दिया गया है लास्ट के स्टेटमेंट में, ठीक है? फिर से इसमें बोला है कि 1000 व्यक्तियों को क्या किया गया है? अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में क्या किया गया है? सर्वे किया गया है। और एक्चुअल प्रश्न आप लोगों का यहाँ से शुरू होता है। 105 व्यक्ति कितनी भाषाएं जानते हैं, मतलब जो 105 व्यक्ति जो है ना वो कितना भाषाएं जानते हैं आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए मराठी अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी मराठी अंग्रेजी, ऑप्शन सी मराठी और हिंदी, या ऑप्शन डी अंग्रेजी हिंदी। बहुत इजी है यार, ध्यान से देखो, कोई टफ नहीं है ये प्रश्न। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 82 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मराठी और अंग्रेजी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो 1000 व्यक्ति पर क्या किया गया, सर्वे किया गया है, और इस सर्वे में आप लोगों से प्रश्न पूछा है कि 105 की ये जो संख्या है ना, वो कितनी भाषाएं जानते हैं, ये पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से इस चित्र को देखो, 105 यहाँ पर है ना, और 105 जो संख्या है वो किस भाषा को जानता है, तो इस सर्कल में आ रहा है। ये सर्कल क्या है, मराठी का सर्कल है। अंग्रेजी वाला सर्कल में भी आ रहा है, तो ये सर्कल क्या है, अंग्रेजी हो जाएगा। तो 105 जो संख्या है वो मराठी भी में आ रहा है, अंग्रेजी भी में आ रहा है, तो दोनों भाषा जान रहा है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए मराठी और अंग्रेजी। क्या हिंदी जानता है ये 105? नहीं जानता। क्यों? क्योंकि इसके सर्कल में आ ही नहीं रहा है, ये देखो, तो ये नहीं जानता, मराठी और अंग्रेजी जानता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। आप भले ही टाइम लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने समझने पर जोर दीजिए, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं कोई मतलब नहीं होगा आप लोगों का पढ़ने का। तो समझने पर जोर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 83 को अब ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए आरेख में समांतर चतुर्भुज महिलाओं को दर्शाता है, त्रिभुज पुलिस उप निरीक्षक को दर्शाता है, वृत्त स्नातकों को दर्शाता है। कौन सी संख्याएं महिला स्नातक पुलिस के उप निरीक्षकों को दर्शाती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 13। दोबारा पढ़ लो जो स्टेटमेंट है वो। शुरुआती में मैं नहीं बताऊंगा, जब आंसर दूंगा तब आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। शुरुआती में खुद पढ़ो, खुद समझो, क्योंकि एग्जाम सेंटर में आपको ही समझना है जो घुमा करके प्रश्न देगा। तो मैं समझाने नहीं आऊँगा या कोई भी आपको नहीं समझाने वाला। जो आप समझोगे उसी के आधार पर आंसर लोगे, तो इसीलिए खुद समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद इसका पूरा PDF दूंगा ना जी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से डाउनलोड करके दोबारा पढ़ना, दोबारा आप लोग समझने की कोशिश करना। जस्ट इसके 10-15 मिनट बाद आप लोगों को सेंड कर दूंगा अपने ग्रुप में, ठीक है। तो वहां से देख लेना आप लोग। तो प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर बी 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 83 को ध्यान से पढ़िए। इसमें बोला है कि चतुर्भुज महिलाओं को दर्शाता है, तो ये जो चतुर्भुज है वो महिला को दर्शाता है। तो ऐसे एक वर्ड लिख लीजिए आपके समझने के लिए, ये जो चतुर्भुज है वो महिला को दर्शा रहा है। उसके बाद त्रिभुज पुलिस उप निरीक्षक को दर्शा रहा है, तो ये जो त्रिभुज है वो किसको दर्शा रहा है? ये पुलिस को दर्शा रहा है, जो उप निरीक्षक है। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है? वृत्त स्नातकों को दर्शाता है, तो ये जो वृत्त है वो किसको दर्शा रहा है? स्नातक को दर्शा रहा है। तो ऐसे करके स्नातक को दर्शा रहा है, तो ये सिंपल वर्ड लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है? कौन सी संख्या महिला स्नातक पुलिस के उप निरीक्षकों को दर्शाती है? मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो तीनों के तीनों को पूछा है। जो पुलिस है उसको भी पूछा है, जो महिला है उसको भी पूछा है, और जो स्नातक है ना उसको भी पूछा है। तीनों के तीनों ध्यान से पढ़ो ना जी। कौन सी संख्या महिला स्नातक पुलिस उप निरीक्षक, तो महिला भी आ जाएगा, स्नातक भी आ जाएगा और पुलिस उप निरीक्षक भी आ जाएगा। तीनों के तीनों को पूछा है। तो ये जो बीच में दिख रहा है आप लोगों को 3 वाला संख्या, वही ना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो ये सर्कल के अंतर्गत भी आ जा रहा है। सर्कल क्या है? स्नातक को दर्शा रहा है, तो सर्कल के अंदर 3 आया। उसके अलावा देखो ये जो त्रिभुज है उसके अंतर्गत 3 भी आ रहा है, पुलिस के अंतर्गत, तो ये 3 भी आया इसमें। उसके अलावा देखो ये जो डिब्बा जो दिखा है ना वर्ग वाला, तो उसके अंतर्गत भी 3 आ रहा है, तो ये महिला को भी दर्शा रहा है। तो स्नातक, महिला और पुलिस तीनों को जो है वो 3 जो संख्या है वही ना दर्शा रहा है। तीनों के तीनों को हटा दे रहा हूँ, सबको देखो। बाकी 10 को बोलोगे, सोचोगे ना, तो ये किसको दर्शा रहा है? ये सर्कल में आ रहा है, और उसके अलावा ये जो वर्ग है उसमें आ रहा है। लेकिन इसमें आ रहा है क्या? ये त्रिभुज में नहीं आ रहा है ना, तो ये 10 वाला गलत हो जाएगा। उसके अलावा 4 को देखो, ये डिब्बे में आ रहा है और उसके अलावा सर्कल में आ रहा है, लेकिन त्रिभुज में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो 4 भी नहीं होगा। केवल 3 जो है वो तीनों में आ जाएगा, क्योंकि तीनों जो है वो महिला को दर्शा रहा है, पुलिस उप निरीक्षक को भी दर्शाता है, और वृत्त जो है वो किसको दर्शा रहा है? वो अलग जो स्नातक है उसको भी दर्शा रहा है। तो तीनों पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही ना करेक्ट हो जाएगा जी। समझ में आया आप लोगों को? दोबारा देख लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से बनेगा आप लोगों को। और मैं आप लोगों को एक बार बता दिया ना, हाँ मेरा समझ में आ गया बोल करके आप लोगों को चुप नहीं रहना है। दोबारा आपको खुद से बनाना है, प्रैक्टिस करना है। अगर ये आंसर आया तो आखिर क्यों आया, अपने दिमाग को बताना है, समझाना है खुद को। मैं समझाया हूँ, एक बार आप लोग समझोगे, उसके बाद खुद ना, जब मैं इसका PDF आप लोगों को दूंगा तो खुद से प्रैक्टिस करना है। नहीं करोगे तो यहाँ पर अभी तो समझा रहा हूँ, समझ में आएगा। अगर एक हफ्ते बाद फिर से ट्राई करोगे या
दूसरा टाइम बात करोगे 1 घंटे बाद तो भूल मत जाना है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक बेटर, इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना है खुद से। चलिए प्रश्न क्रमांक 84 को अब ध्यान से पढ़िए। दिए गए रेखा चित्र में वृत्त व्यायामियों, व्यायामियों मतलब जो व्यायाम करता है उनको दर्शाता है, वर्ग लंबे व्यक्ति को और त्रिभुज बैंक अधिकारी का घातांक है। तदनुसार वह खंड कौन सा है जो उन बैंक अधिकारियों का घोतक है जो व्यायामी भी है। ऑप्शन ए पी और एम, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी क्यू या ऑप्शन डी पी और क्यू। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी पी और क्यू जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 84 को ध्यान से देखिए, समझा रहा हूँ। दिए गए रेखा चित्र में वृत्त व्यायामियों वर्ग का मतलब ये जो सर्कल है ना जी, जो वृत्त है वो व्यायामी वर्ग को मतलब जो कसरत करता है उसको दर्शा रहा है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट में क्या बोला है? वर्ग लंबे व्यक्ति का, तो ये जो वर्ग है ना वो लंबे व्यक्ति को दर्शा रहा है। किसको? तो लंबे और व्यक्ति को दर्शा रहा है ये जो वर्ग है। तो ऐसे आप लोगों को लिख लेना है। और करके दिया है त्रिभुज बैंक अधिकारी का घातांक है, तो ये जो त्रिभुज है वो क्या है? तो वो बैंक अधिकारी जो है ना तो उसका घातांक है, तो बैंक अधिकारी ये लिख लिए। समझ में आ जाएगा ना? त्रिभुज जो है वो व्यायामी को दर्शा रहा है, ये जो वर्ग है वो लंबे व्यक्ति को दर्शा रहा है और त्रिभुज है वो बैंक अधिकारी को दर्शा रहा है। समझ में आ रहा है ना ऐसे लिखने से? उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है? तदनुसार करके वह खंड कौन सा है जो उन बैंक अधिकारियों का घोतक है जो व्यायामी भी है। तो इसमें साफ साफ बोला है कि बैंक अधिकारी भी होना चाहिए और व्यायामी भी होना चाहिए। तो बैंक अधिकारी और व्यायामी कौन कौन सा है? तो ध्यान से देखो, ये जो सर्कल है वो व्यायामी व्यक्ति को दर्शा रहा है जो जिम जाता है, व्यायाम करता है। तो इसमें कौन कौन सा आएगा ये देखना है। और उसके अलावा बैंक अधिकारी भी बोला है, तो बैंक अधिकारी कौन है? तो ये जो त्रिभुज है वो बैंक अधिकारी हो जाएगा। तो ऐसा जो संख्या है, ऐसा जो अल्फ़ाबेट है उसको ढूंढना है जो बैंक अधिकारी भी है और व्यायामी भी है, क्योंकि दोनों को पूछा है ना जी इसमें। तो कौन होगा? पी को देखो और क्यू को देखो, ये दोनों के दोनों क्या है? बैंक अधिकारी भी है और व्यायामी भी है। तो आप लोग देखो पी और क्यू को, ये दोनों जो है ना वो व्यायामी व्यक्ति को भी दर्शा रहा है और बैंक अधिकारी को भी दर्शा रहा है। हटा दे रहा हूँ सारी चीज़ को, ध्यान से देखो ना जी। ये जो पी है वो व्यायामी व्यक्ति में भी आ रहा है सर्कल के अंदर और क्यू जो है वो भी आ रहा है दोनों। और उसके अलावा ये जो बैंक अधिकारी त्रिभुज में इसके अंतर्गत भी आ रहा है। एन को सोचोगे तो ये एन नहीं होगा, ये व्यायामी व्यक्ति है लेकिन बैंक अधिकारी में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। और एम भी नहीं होगा, ये बैंक अधिकारी है एम लेकिन व्यायामी व्यक्ति के अंतर्गत आ रहा है क्या इस सर्कल में? नहीं आ रहा है, तो ये दोनों नहीं होगा। पी और क्यू जो रहेगा वो केवल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बैंक अधिकारी का घोतक है और व्यायामी भी है बोला है, तो बैंक अधिकारी और व्यायामी सिर्फ दोनों को लेना था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ना पी और क्यू जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? कोई भी अगर की प्रश्न में अगर आप लोगों को डाउट हो ना तो बेशक आप लोग कमेंट कीजिए, उस प्रश्नों को मैं नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा और क्लास में ला करके आप लोगों को ना सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है, कि क्यों आया दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 85 को अब ध्यान से पढ़िए। दी गई आकृति में त्रिभुज उन लोगों को दर्शाता है जो मैसूर गए, वृत्त उन लोगों को दर्शाता है जो ऊटी गए, वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जो मुन्नार गए। मैसूर और ऊटी दोनों जगह जाने वाले व्यक्ति को दर्शाने वाले हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन ए डी, नहीं, ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी जी, ऑप्शन सी बी या ऑप्शन डी सी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो सी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो सी दिख रहा है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 85 को आप ध्यान से पढ़िए। दी गई आकृति में त्रिभुज उन लोगों को दर्शाता है जो मैसूर गए, तो ये जो त्रिभुज है वो किसको दर्शा रहा है? मैसूर को दर्शा रहा है। ऐसे लिखना आप लोगों को जरूरी है क्योंकि आप लोगों को समझ में आएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ ऐसे लिखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए। वृत्त उन लोगों को दर्शाता है जो ऊटी गए, तो ये जो वृत्त है वो किसको दर्शा रहा है? जो ऊटी गया। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए। वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जो मुन्नार गया, तो ये जो वर्ग है वो कहाँ गया था? मुन्नार गया था। अब प्रश्न पूछा है कि मैसूर और ऊटी दोनों जगह जाने वाले लोगों को दर्शाने वाला हिस्सा कौन सा है? तो मैसूर को पूछा है और ऊटी को पूछा है, तो मैसूर और ऊटी कौन गया? तो सी ही ना गया है जी, देखो ना जी।
ये जो त्रिभुज है वो किसको दर्शा रहा है, मैसूर को दर्शा रहा है। और ये जो जो सर्कल है, जो वृत्त है, वो किसको दर्शा रहा है, ऊटी को। इसमें पूछा है कि मैसूर और ऊटी दोनों जगह जाने वाला, तो सी को देखो ऊटी में भी आ रहा है जो सर्कल है उसमें, और ये जो त्रिभुज है उसमें भी आ रहा है, मैसूर जो गया है वो। तो मैसूर और ऊटी दोनों जगह सी ही गए, हटा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। देखो ना जी ध्यान से, ये जो सी है वो मैसूर और ऊटी दोनों को दर्शा रहे हैं ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है सी, इसमें ना वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। और हाँ, आप लोगों की होमवर्क भी दूंगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 86 को अब ध्यान से पढ़िए। अब थोड़ा फटाफट अंदाज में पढ़ते हैं। अब आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, इस प्रश्न में थोड़ा बेटर हो गया होगा। उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित तथा भौतिकी को चुना पर स्पेनिश को नहीं। तो आप लोगों को ये सर्कल को देखना और बताना है, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 5। तो क्या इसका आंसर होगा? 5 सेकंड है, बताओ। ज़्यादा चाहिए तो रोक लेना आप लोग, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए 12 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित तथा भौतिकी को चुना पर स्पेनिश को नहीं। तो गणित को देखो, ये वाला सर्कल गणित को दर्शा रहा है। उसके अलावा भौतिकी को देखो, ये वाला सर्कल किसको दर्शा रहा है, तो ये भौतिकी को दर्शा रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो 12 है वो भौतिकी के अंतर्गत भी आ रहा है और गणित के अंतर्गत भी आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए 12 ही ना करेक्ट होगा। और इसमें बोला है कि उन विद्यार्थी की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित और भौतिकी को चुना लेकिन स्पेनिश को नहीं। तो स्पेनिश को नहीं चुना है, गणित और भौतिकी किसने चुना है? तो ये 12 लोग जो है ना, ये संख्या वो दोनों को चुना है, गणित और भौतिकी को। समझ में आया? हटा दे रहा हूँ, ध्यान से दोबारा देखो। समझ में आया आप लोगों का? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 86 का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 87 को ध्यान से पढ़िए। निम्न चित्र में संस्थाएं उन परीक्षाओं में फेल छात्रों को दर्शाती है। कुल छात्र संख्या 500 है। छात्रों का प्रतिशत जो न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल हुए। ऑप्शन ए 6.8, ऑप्शन बी 7.8, ऑप्शन सी 34 या ऑप्शन डी 39। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों को मैं होमवर्क के तौर पर छोड़ दे रहा हूँ। वो आप लोगों को ना क्या करना है, खुद सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है। आप लोगों को क्लू ये दे दे रहा हूँ कि केवल ना जो 2 परीक्षा में फेल हुए उसको निकालना है, अलग अलग जो संख्या निकलेगा उसको निकालना है। और उसके अलावा एक क्लू और दे दे रहा हूँ कि जो 3 पेपर में फेल हुआ होगा ना उसको निकालना है, तीनों को अलग से निकाल लेना है। उसके बाद फिर आप लोगों को गुणा करना है फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। और फॉर्मूला कौन सा लगाना है? आपको प्रतिशत में निकालना है ना, जिसमें प्रतिशत में पूछा है ना। तो प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रतिशत का फॉर्मूला आप लोग ढूंढो और ढूंढ करके निकालो और निकाल करके उसमें बिठाओ, और बिठाने के बाद क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर एक जो प्रश्न है वो छोड़ दे रहा हूँ, बस इतना ही क्लू आप लोगों को दे रहा हूँ। जो 2 परीक्षा में फेल हुए उसको भी डाटा को निकालना है, और जो 3 परीक्षा में फेल हुआ ना उसको भी लेना है, और तीनों जो अलग अलग जो संख्या आएगा 3 4 जितना भी ना, उसको जोड़ना है। सिंगल पेपर में फेल हुआ उसको नहीं लेना है, बस इतना क्लू दे दे रहा हूँ, ठीक है। 2 पेपर में और 3 पेपर में जो फेल हुआ तीनों को डाटा के लेकर के फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद आंसर लेना, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 88 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित आरेख में वर्ग डॉक्टर का, वृत्त खिलाड़ियों का और आयात कलाकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन सा अंक उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी और कलाकार भी है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 6। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए 7 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 88 को पढ़िए। निम्नलिखित आरेख में वर्ग डॉक्टर का, तो ये जो वर्ग है उसको क्या लेना है, डॉक्टर का ले लेना है। तो ये मान लेना ये डॉक्टर का है। उसके अलावा वृत्त खिलाड़ियों का, तो ये जो सर्कल जो वृत्त है वो खिलाड़ी का है, किसका? तो खिलाड़ी का ये है, तो ये ऐसे लिख देना है। उसके अलावा आयात कलाकारों का, तो ये जो आयात है वो किसका है, तो वो कलाकारों का है, ऐसे लिख लिए। अब प्रश्न क्या पूछा है? कौन सा अंक उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी और कलाकार भी है? तो खिलाड़ी पूछा है,
कलाकार पूछा है और डॉक्टर भी पूछा है। देखो ना जी, कौन सा अंक डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है, खिलाड़ी का और कलाकार का, तो तीनों के तीनों को पूछा है। तो तीनों किस में आएगा, ये जो 7 है वो तीनों के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं बताओ। सर्कल के अंदर जो खिलाड़ी है वो 7 आ रहा है। उसके अलावा ये जो वर्ग के अंतर्गत जो 7 है वो डॉक्टर में भी आ रहा है। उसके अलावा ये जो आयात है वो किसके अंतर्गत आएगा, तो वो कलाकार के अंतर्गत 7 भी आ रहा है। हटा दे रहा हूँ सबको, ध्यान से देखो, ये जो 7 है वो तीनों के अंतर्गत आ रहे हैं ना। 5 को देखोगे तो नहीं आ रहा है, ये सर्कल के अंदर आ रहा है और ये जो वर्ग के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन आयात के अंतर्गत आ रहा है क्या, ये 5 नहीं आ रहा है, तो इसको 5 को नहीं लेंगे। उसके अलावा 4 भी नहीं आएगा आप लोगों का, क्योंकि ये ऑप्शन में भी 4 नहीं दिया है और उसके अलावा ये दोनों में भी नहीं आ रहे, ना ही आयात में आ रहे हैं ना ही वर्ग में आ रहे हैं, इसको भी नहीं लेंगे। उसके अलावा ये 6 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये आयात के अंतर्गत 6 आ रहा है और वृत्त के आ रहा है, लेकिन वर्ग के अंतर्गत आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ना केवल 7 जो है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ई। समझ में आया आप लोगों को ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 89 को आप ध्यान से पढ़िए। 2-4 प्रश्न आप लोगों को और करा दे रहा हूँ, उसके बाद ना लगभग 8-10 प्रश्न आप लोगों को ना अलग से प्रैक्टिस के लिए ना अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, तो प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है। साथ ही नीचे में ना आंसर डालूंगा पीडीएफ के सबसे लास्ट में, ताकि आप लोगों को ना प्रैक्टिस करते बन जाए, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा, तो उसमें आप लोग 2-4 प्रश्न और प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए 2-4 प्रश्न हम लोग कम से कम ना फटाफट अंदाज में और पढ़ लेते हैं। वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। इसको ध्यान से देखो, अलग अलग इसमें नाम भी दे दिया गया है, ठीक है। तो बताओ आप लोग क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 7 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो प्रश्न क्रमांक 89 को ध्यान से पढ़ो। वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ाने वाले किंतु गणित ना पढ़ाने वाले छात्र को दर्शाता है। तो इसमें साफ साफ बोला है जीव विज्ञान और कंप्यूटर को पढ़ाने वाले व्यक्ति हो, लेकिन गणित को पढ़ाने वाले व्यक्ति क्या हो, ना हो बोला है। तो जीव विज्ञान और कंप्यूटर को कौन पढ़ा रहा है, ये वाला सर्कल को देखोगे तो जीव विज्ञान को पढ़ाने वाला किस में है, तो 7 में है। उसके अलावा कंप्यूटर ये वाला दिया है, तो ये जो सर्कल है वो 7 में भी आ रहा है। तो इसमें क्या बोला है, जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों कौन पढ़ाता है, तो ये जो 7 वाला जो संख्या है ना वो जीव विज्ञान भी पढ़ाता है और कंप्यूटर को भी पढ़ाता है। पढ़ाता है मतलब पढ़ता है लेना है, ठीक है, शब्द ऐसे निकल गए उसको ध्यान नहीं देना है। तो जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है, तो ये जो 7 है वो जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों की पढ़ाई करता है। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी 7 क्यों करेक्ट होगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 89 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, आप लोगों को जस्ट पीडीएफ अभी ग्रुप में डाल दूंगा वहां से, तो कोई दिक्कत नहीं, इजी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए प्रश्न क्रमांक 90 को ध्यान से पढ़िए। दिए गए आरेख में त्रिभुज स्नातकों का, आयात विवाहित व्यक्तियों का और वृत्त महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उन महिलाओं की संख्या कितनी है जो स्नातक तो है किंतु विवाहित नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 32 या ऑप्शन डी 37। तो प्रश्न क्रमांक 90 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी 14 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो प्रश्न क्रमांक 90 को ध्यान से पढ़ो। दिए गए आरेख में त्रिभुज स्नातकों का, तो ये जो त्रिभुज है वो स्नातक मतलब जो ग्रेजुएशन किया है उसका क्या, तो स्नातक किया है, तो हम लोग ऐसे इसमें लिख देंगे। दूसरा, आयात विवाहित व्यक्तियों का, तो ये जो आयात है वो विवाहित व्यक्तियों को क्या कर रहा है, दर्शाता है, तो ऐसे लिख देंगे। उसके अलावा नेक्स्ट में क्या बोला है, वृत्त महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये वृत्त किसका प्रतिनिधित्व करता है, महिला का, तो ये ऐसे एम लिख देंगे। अब प्रश्न क्या पूछा है, उन महिलाओं की संख्या कितनी है जो स्नातक तो है किंतु विवाहित नहीं। तो स्नातक पूछा है और महिला पूछा है, तो स्नातक और महिला कौन होगा जी, तो इसमें जो है वो 14 वाला संख्या करेक्ट होगा ना, क्योंकि ये जो त्रिभुज जो है वो स्नातक को दर्शाता है। तो देखो त्रिभुज के अंतर्गत 14 आ रहा है। उसके अलावा महिला जो है, ये जो सर्कल दर्शाता है, वृत्त जो दर्शाता है वो, तो वो 14 के अंतर्गत भी आ रहा है ना। तो इसमें साफ साफ क्या बोला है, उन महिलाओं की संख्या कितनी है जो स्नातक तो है किंतु विवाहित नहीं। तो महिला को पूछा है और स्नातक को पूछा है, तो महिला देखो सर्कल हो जाएगा 14 आ रहा है और स्नातक जो त्रिभुज है वो आ रहा है, तो दोनों के दोनों कौन आ रहा है, 14 आ रहा है।
ध्यान से देखो ना जी, हटा दिया आप। समझ में आया आप लोगों को? और देखो किंतु विवाहित नहीं बोला है तो विवाहित वाला आप लोगों को नहीं लेना है, आयात वाला। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो 14 है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए प्रश्न क्रमांक 91 को पढ़िए फटाफट अंदाज में। केवल वृत्त और त्रिभुज में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मौजूद है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। तो प्रश्न क्रमांक 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? केवल वृत्त और त्रिभुज में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है? वृत्त में पूछा है और त्रिभुज में पूछा है। तो आप लोग बताओ वृत्त और त्रिभुज दोनों में कौन आ रहा है? केवल ये जो 4 है वो आ रहा है ना। देखो केवल वृत्त और केवल त्रिभुज वाली बात है, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। अब आप लोगों के लिए ना ये जो प्रश्न है वो, नेक्स्ट ये जो प्रश्न है वो, और आने वाले ना आप लोगों का 6-7 प्रश्न और जो है ना, ये सारे प्रश्नों को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो वहाँ से आप लोग क्या करना, डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। 8 से 10 प्रश्न जो है ना वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ एक्स्ट्रा आप लोगों के प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आप लोग जब सब्सक्राइब किए रहते हो ना तो जब भी मैं क्लास अपलोड करता हूँ तो आप लोगों को प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता है। एटलीस्ट आपके एग्जाम तक की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आपकी इच्छा करे रहो चाहे ना करो, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए इतना तो कर सकते हो जी। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या कर सकते हो आप लोग, इंस्टाग्राम पर या आप लोगों के रैंडमली ना आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं ना, तो उसमें आप लोग डायरेक्टली मेरे को क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हो। केवल 149 कोई ज़्यादा नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन सारे PDF मैं प्रोवाइड करूँगा अपने तरफ से। बेहतर पढ़ने के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना आप लोग। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू आप लोगों का क्लास जो है वो आते रहेगा, ठीक है। चलिए आप पढ़ाई करते रहिए। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।